जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, टॉप 100 प्रश्न हम देखेंगे जिसमें खेल पुरस्कार 2023 के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे आप देखते हैं एबल पुरस्कार 2023, 32वां सरस्वती सम्मान, न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम जो है साथियों। परीक्षा से पहले हमने भी हिंदी का पेपर आउट क्लास निकाला था साथियों। सब इंस्पेक्टर एग्जाम में हमारी क्लास से लगभग सभी प्रश्न आए हैं, खाली 2 प्रश्न छोड़ के। ठीक है साथियों, हम पूरा उसका आपको रेफरेंस बताएंगे, विद प्रूफ दिखाएंगे, तो आप करंट अफेयर भी देखेंगे, उसके साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखेंगे, मोदी जी की यात्राएं होंगी, और आईपीएल 2023 में क्या हो रहा है, और अभी हमारे आईएफ में क्या क्या हुआ परीक्षा से पहले। अब ये करंट अफेयर का कंफर्म पेपर, आप जानते हैं कि सभी खेल पुरस्कार वगैरह जो है एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं साथियों। तो चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और खेल पुरस्कार से अति महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्न जो करंट से है रिलेटिव, आइए शुरू करते हैं साथियों। इतनी सारी परीक्षाओं में आपने देखा, अभी आपके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया था कि काव्य जो है क्या है, काव्य की परिभाषा जो है इसमें पूछा गया था। ये आप देख पा रहे होंगे प्रश्न को एक बार हम बहुत अच्छे से लिख देते हैं। और छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम अगर आपने दिलाया है तो आपके लिए हमारी क्लासेस बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। काव्य बोध की हमने क्लास साथियों अपलोड की थी, उसमें से ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था, और इसमें से कम एक ही क्लास से 4 प्रश्न आए हुए हैं। इसके प्रूफ हैं साथियों, सभी प्रश्नों के प्रूफ आपको दिए जाएंगे। देखिए यह क्या पूछा गया है, वाक्य जो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह परिभाषा किसने दी है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, और इसको हमने पढ़ाया है साथियों, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या कहा गया है, पहले इसके प्रश्न को देखिए साथियों। सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सीजी व्यापम ही नहीं, देश की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसके लिए ये हमारी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जरूर चैनल पे देखें, हम आपको एक एक स्लाइड से 2 प्रश्न दिखाने वाले हैं। दूसरा देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य है। आप काव्य बोध की एक क्लास 36 से 45 मिनट की है, देखने के बाद आप कम से कम उसी एक क्लास से 5 प्रश्न कंप्लीट करते हैं। और उसके पहले हमने जो है साथियों, अब देखिए इसका वो जो है एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये देखिए काव्य बोध की क्लास, हमने काव्य बोध की क्लास में आपको पढ़ाया था काव्य क्या है, काव्य के परिभाषा सहित उदाहरण। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए आप कि काव्य पद्यात्मक एवं छद्मपद रचना होती है, चिंतन की अपेक्षा काव्य में भावनाओं की प्रधानता होती है, और रसयुक्त वाक्य ही काव्य, मैंने यहाँ भी निशान लगाया था, और ये रसात्मकम वाक्यम काव्य हमने कहा था। इसमें आपको ये चीज़ हमने बताई थी क्लास, आप देखिए कि ये जो महाकाव्य हैं जैसे साकेत हो गया, रामचरितमानस हो गया, इन चीज़ों को आपको याद करके जाइएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये प्रश्न डायरेक्ट बनाए। तो 2 प्रश्न आप देखिए कि काव्य वाली ये क्लास आपको जरूर देखना चाहिए था साथियों, आपसे बहुत बड़ी चूक हो गई। और ये क्लास जो है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में आप अपने आगामी जिस भी परीक्षा में बैठ रहे हैं साथियों, ना पड़े पछताना, इसलिए स्मार्ट स्टडी पर है आना। काव्य के भेद की ये क्लास आप जरूर देखेंगे, और हमारे चैनल पे जो हिंदी की किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, अभी सीजी व्यापम की, ठीक है, सीजी व्यापम वाले, सीजी पीएससी वाले, एकदम बिल्कुल आप एकदम सभी जो जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, आप लोगों के लिए एकदम इससे बेहतरीन कंटेंट में हर वीडियो में आपसे कहता हूं नहीं मिलेगा। और साथियों ये कंटेंट आप देखें कि एक हम अपने जो है व्यूअर का आपको कमेंट दिखाना चाहूँगा, कितने कम समय में इन्होंने कमेंट किया था साथियों। आप देखिए कि ये वीडियो हमने 1 महीने पहले अपलोड किया था, और इस पूरी क्लास को जितने हमारे साथियों ने देखा होगा उनको इसका पूरा लाभ मिला होगा। और हमारे चैनल की 24 से 25 तारीख वाली दोनों क्लासें जो देख कर गए होंगे, कम से कम 30 प्रश्न तो खाली उसी 2 क्लास से आपको मिल जाएंगे। और ये हम आपको देखिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 काव्य बोध जो है, इतने कम समय में इन्होंने लिखा साथियों, इतने कम समय में इतना बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए मैं आपका कोट प्रणाम करता हूं। स्मार्ट स्टडी क्लासेस की तरफ से सिलेक्शन आपका हो, हम लोग ये चाहते हैं, और बेहतरीन कंटेंट आपको मिले हैं। अगर आपने हमारी पूरी 500 प्लस वीडियो आप देख के चले जाइए साथियों, कोई भी परीक्षा हो एक बार याद करने की कोशिश कर लेना, एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। आइए आज के प्रश्नों पर अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, आज का ये देखिए, ये सारी चीज़ विथ एग्जाम्पल प्रूफ हमने आपको दिखाया कि हमारी क्लासेस
से प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं। अभी आप छत्तीसगढ़ में बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे आप देखते हैं कि अभी लेबर इंस्पेक्टर जो का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है साथियों। शिक्षक की भर्ती निकली है, सहायक पशु अधिकारी की, सहायक चिकित्सा अधिकारी, इंजीनियरिंग टेस्ट, छत्तीसगढ़ शिक्षक ग्रेड 3, वन रक्षक। तो साथियों इन सभी परीक्षाओं के लिए साथ ही साथ आप जानते हैं करंट अफेयर सभी के लिए महत्वपूर्ण है, पुरस्कार जो है सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपने देखा तो एकदम पेन पेपर उठा लीजिए और एकदम शिद्दत के साथ आपको इस पूरी क्लास को देखना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से आप देखिए, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? गीतांजलि श्री ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद कुछ आ रहा होगा, इनके बारे में सब कुछ पता चलेगा। एनी एरोनॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और डॉक्टर पैकी मोहन को ये पुरस्कार मिला है साथियों। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार, ऑप्शन सी आपका इसमें पूरी तरह से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल इसके आंसर के लिए चिंता ना करें, आंसर कंफर्म कर लें। ये आंसर आपको दिख रहा होगा साथियों। ऑल इंडिया एग्जाम के अपने सभी दोस्तों को आप ये हमारी क्लासेस शेयर कर सकते हैं साथियों, बिल्कुल शेयर कीजिए जो भी आपके साथी हैं। और आप हमारे चैनल की जो है क्लासेस एक बार देखिए, और छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर सीजी व्यापम के जितनी भी परीक्षाएं हैं आप देखिए कि हिंदी को हमारे चैनल से बिल्कुल हूबहू लिया गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी लेटेस्ट कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है साथियों। और इस प्रश्न का उत्तर आपको आता है कि नहीं आता है, स्टार लगा के अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 6.4%, 6.5, 6.66 या 6.7? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है साथियों, लिख लीजिएगा, दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा कि 6.5% 2023-24 में भारत की विकास दर अनुमानित की गई थी हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में, जिसको हमारी वित्त मंत्री जी ने, जो आप देखते हैं कि ये जो है हमारे बजट में ये सारी चीज़ें आपको मिली थी। और इसमें देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में 6.5% ये अनुमानित की गई है, आपको याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण आता कब है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार परीक्षा में पूछा गया है साथियों। तो एक चीज़ जान लीजिए, बजट के एक दिन पूर्व आता है। कब आता है? बजट के एक दिन पूर्व। अगर कल बजट आना है तो आज आपका आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एक लाइन में बन जाता है साथियों। अगला प्रश्न आप देखिए, और इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या है। हाल ही में 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे भारत की सभी परीक्षाओं के लिए। अब आपको याद कैसे होगा कि एनी एरोनॉक्स का संबंध अभी तक हमने आपको बताया नहीं, गीतांजलि श्री का भी संबंध बताएंगे, पुनीत मोंगा का भी संबंध हम आपको बताने वाले हैं साथियों। सब कुछ बताएंगे, क्योंकि हमने टॉप 100 क्वेश्चन लिया है और सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल एकदम, एक टेस्ट है आपका साथियों, और इस टेस्ट में अगर आप इन 100 प्रश्नों में भाई साहब 75+ सही कर ले जाते हैं तो निसंदेह आप तैयारी के एक अच्छे मुकाम पर हैं। एनी एरोनॉक्स को क्या मिला है कमेंट में छाप दीजिए। और शिव शंकरी को मिल गया है 32वां सरस्वती सम्मान, ये साल 2022 के लिए दिया गया है, इसे भी नोट करके आपको रखना है कि 32वां सरस्वती सम्मान जो मिला है शिव शंकरी को, इनके बारे में आप जानेंगे कि शिव शंकरी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 32वां सरस्वती सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान के बारे में आप जान लीजिए साथियों कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब आपकी बार आप देखिए कि 32वां सरस्वती सम्मान जो दिया गया है ये जो 2022 का है, और तमिल लेखिका है शिवा शंकरी को, उनकी आत्मकथा है, क्या नाम है, शिव, जो सूर्यवंशम मूवी, आप अमिताभ बच्चन के नाम से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, अमिताभ बच्चन, ठीक, अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम बहुत आती है ना, उससे याद हो जाएगी। तो के बिरला फाउंडेशन देता है, और ये तमिल लेखिका है शिवा शंकरी, और इनकी जो आत्मकथा है सूर्यवंशम के लिए इनको 32वां सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है साथियों। एक बार चैनल को शिद्दत से आप जो है देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप ये भी जान लीजिए कि जो है पहला सरस्वती सम्मान जो मिला है साथियों वो हरिवंश राय बच्चन को मिला है। इनकी आत्मकथा पूछ ली जाती है कि इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, कितने भागों में लिखी गई है, ये प्रश्न आप जो है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हमारे जो है प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, मतलब ये उसके आगे प्रतापगढ़, प्रयागराज मंडल हो जाएगा, और प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, 31वां सरस्वती सम्मान, अभी आपने देखा है 32वां सरस्वती सम्मान, लेकिन अब आप देखेंगे 31वां सरस्वती सम्मान 2021 में। मैं तो यहाँ हूँ साथियों, इसलिए हूँ कि आप जो है आपकी सफलता बिल्कुल एकदम जो है बिल्कुल जायज़ है, और सफलता और असफलता में बिल्कुल एकदम माइनर डिफरेंस है साथियों। तो उस माइनर डिफरेंस की
कैटेगरी में हम लोग पहुंच रहे हैं और निसंदेह जो है सफलता तो मिलेगी, चूंकि न दुख न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अगर इसकी पीडीएफ भी आपको चाहिए साथियों तो आप रामदरस मिश्रा को आप याद रखिएगा, क्योंकि मिश्रा जी कहेंगे ना तो 31वां सम्मान इनको मिला था 2021 में, और इन्होंने कहा था मैं तो यहाँ हूँ तो मैं यहाँ कहाँ हूँ। SSC 77 आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जो है टेलीग्राम में जाके आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा साथियों। और रामदरस मिश्रा जी आपको पीडीएफ देंगे और कहेंगे मैं कहाँ हूँ, तो मैं तो यहाँ हूँ SSC 77 पर। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 के लिए श्री रामदरस मिश्रा जी को दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीडीएफ जो है जरूर यहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है साथियों। चैट जीपीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि चैट जीपीटी की प्रतिस्पर्धा में रूस ने क्या लॉन्च किया है साथियों। इन्होंने लॉन्च किया है गीगा चैट, इसका नाम है, ठीक है साथियों। चैट जीपीटी का जो है इसके जवाब में गीगा चैट उन्होंने लॉन्च किया है। आप जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर इसका हमारा जो ये चैट जीपीटी है इसका फुल फॉर्म हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर ये जीपीटी का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। तो रूस ने क्या किया है, तो यह आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी है, तो इसके जवाब में तो रूस ने ये लॉन्च किया। अब आपको जानना चाहिए कि चीन का जो नाम क्या है और जो भारत ने लॉन्च किया है भारत वाले का नाम क्या है साथियों। इसको हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। चाइना का नाम क्या है, जो अमेरिका वाले का नाम क्या है, और अभी जो आपने देखा कि भारत ने लॉन्च किया है उन सभी का नाम आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए साथियों। आप देखते हैं दूध देने के मामले में, दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपकी परीक्षा में छपने वाला है। तो एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और साथियों एक लाइक तो बनता है, तो भाई साहब वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथियों आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, आप एकदम सही जगह इस क्लास को देख रहे हैं, और ये ऐसे कंटेंट आपको साथियों मिलेंगे, लेकिन आपको पेड बैचेज में मिलेंगे ऐसे कंटेंट, तो आप जरूर इसको ध्यान से देखिए और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए कि दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में नंबर 1 कोई देश है तो हमारा प्यारा भारत है। क्योंकि हम दूध देने के मामले में, उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा हैं। हम सबसे ज़्यादा दूध किसको देते हैं, अब देखिए गाय भैंस तो सबसे ज़्यादा दूध देती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम दूध किसको देते हैं, तो भारत का सबसे ज़्यादा दूध का जो निर्यात होता है वो अमेरिका को होता है, ठीक है। इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। और ये भी हम जानते हैं कि हम दूध के मामले में ही नहीं, हम जो है जनसंख्या के मामले में भी चाइना को पछाड़कर नंबर 1 पे आ गए हैं। तो पूछा जाए इस समय दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है, तो वो भी हमारा प्यारा भारत हो चुका है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश भारत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए काला घोड़ा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ साथियों। आपको जो है सभी योजनाएं भी मिलेंगी और महत्वपूर्ण करेंट्स अफेयर भी मिलेंगे। एक बार अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेकर आते हैं साथियों। और देखिए काला घोड़ा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ, तो आप जानते हैं कि काला घोड़ा तो अक्सर आपको कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है। लेकिन अगर आपसे जीत लिया जाए कि 2023 का जो अभी रणजी ट्रॉफी है वो किसने जीता है, तो सौराष्ट्र भी बगल में लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। और कर्नाटक में भी हाल ही में चुनाव हुआ है, जहां कांग्रेस को क्या मिला है, पूर्ण बहुमत मिला है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, इन्हें भी आपको याद रखना है। तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ भाई साहब, तो महाराष्ट्र में हुआ। ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। प्रश्न तो अच्छे लग ही रहे हैं, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर ही आप बताइए कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता था। हमने अभी आपको बताया 23 वाला तो बता दिया भाई साहब। देखिए बताइए बताइए क्या है इस प्रश्न का उत्तर। साथियों रणजी ट्रॉफी 21-22 जो जीता था, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कमेंट में आप जरूर छाप दीजिए कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता था। तो 21-22 वाला जो खिताब है वो मध्य प्रदेश ने जीता था। और अभी जो 2023 का आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में। लेकिन 21-22 का मध्य प्रदेश ने जीता था, इसे आपको याद रखना है। और 23 वाला भी किसने जीता है,
तो सौराष्ट्र ने जीता है, इसे भी आपको याद रखना है, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये प्रश्न आप देख रहे होंगे। रणजी ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता था? तो मध्य प्रदेश ने जीता था। साथियों, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं साथियों। ये आप एकदम स्टार लगा के छाप के रख लीजिए। कोई भी परीक्षा हो भारत में, अपने सभी दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं, और इतने बेहतरीन कंटेंट के लिए तो आपको इतना करना बनता है साथियों। ठीक है साथियों, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में बताना है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो भाई शीर्ष पर कौन सा राज्य रहेगा? सबसे अपडेटेड राज्य है जो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन है भैया? तो एकनाथ शिंदे जी वहाँ के सीएम हो जाएंगे, इन्हें आपको याद रखना है। अगर वहाँ से पूछा जाए यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हमारे कहाँ के? छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, और उनका नाम क्या हो जाता है? तो उनका नाम हो जाता है रमेश बैस। ठीक है साथियों, इन्हें आपको याद रखना है। आगे बढ़े तो इस प्रश्न का पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े साथियों। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र जो है ये डी स्थान पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसमें ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में महाराष्ट्र को कितने स्वर्ण पदक मिले? तो लिख दीजिएगा 56 स्वर्ण पदक मिल गए हैं इनको। 55 मिले जो है सिल्वर, ब्रॉन्ज मिले जो है 50, लेकिन टोटल पूछ लिया जाए तो 161 याद रखिएगा, यही आपसे पूछा जाएगा। और ये कौन सा संस्करण है? तो 5वें संस्करण का 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 ये जो है खेले गए। इसमें पदक तालिका में महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथियों, इसमें सेकंड प्लेस पे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा हरियाणा रहा 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। क्लास दोस्तों कैसी लग रही है? अब देखिए, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर आपसे पूछा जा सकता है, तो शुभंकर भी तो आपको याद करके चलना है। तो शुभंकर क्या है? शुभंकर का नाम है आशा भोसले, भोसले नहीं बस आशा मोगली। ठीक है, आशा मोगली, अब ये आपको याद रहेगा, आशा मोगली। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? आशा भोसले जो गाना गाती हैं, तो भोसले के स्थान पे आप मोगली कर देना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये चीज़ें आपको आईएमपी हैं, महत्वपूर्ण है, इन्हें याद करना है, और ये एग्जाम में अभी जस्ट ही जो है आप देखिए कि पूछी गई हैं। ठीक है, हमारे यूपी के जो है कई सारे एग्जाम्स में। अब आप देखिए कि ये इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 5वें संस्करण जिसमें सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने 161 पदक प्राप्त किया। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? सब कुछ तो हमने आपको बताया, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ के रखा था कि भाई कर्नाटक में हुआ, सौराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। इसको आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही हो जा रहा है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश में इसका जो है आयोजन हुआ, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का। तो साथियों, अब क्या बताइए कि इस यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा, तो ये मध्य प्रदेश से जो छूटने वाला है साथियों, यहाँ पे आप जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी बहन, ठीक है, लाडली लक्ष्मी बहन योजना 2.0 का शुभारंभ हो गया है साथियों। और इसमें आप जानते हैं कि प्रति महीने 1000 महिलाओं को देंगे शिवराज सिंह चौहान, मतलब 12,000 रुपये सालाना वहाँ की बहनों को मिलेगा। ये मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित योजना, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान साथियों। अगला देखिए, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो अब आपको पता ही हो गया कि महाराष्ट्र जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, गणित का एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था। एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो नाम याद रखिएगा, नामी काफी है लुइस कैपरली। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार मिला है? कमेंट बॉक्स में छापिए, आप इसको जो है देखते रहिए, हम आपको बताएंगे कि आर विष्णु को भी कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है साथियों। कुछ लोग कहते हैं क्लास की स्पीड ज़्यादा है साथियों, तो क्लास की स्पीड थोड़ा ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए हम लेकर आ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको हम बता पाएँ, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी
लंबी हो जाती हैं तो उसमें भी बोरिंग हो जाता है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं कि गणित का नोबेल पुरस्कार लुईस कैफरली को मिला है। साथियों एल आई सी आप जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जो आप कंपनी देखते हैं LIC, ठीक है, भरोसे का नाम LIC लोग कहते हैं, पता नहीं है कि नहीं भाई, आप अपना समझ लीजिएगा। LIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती जी को LIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिंदगी के बाद भी और आज भी और जिंदगी के बाद भी इन्हें आपको याद रखना है। भारतीय धरती पर पहली जीवन बीमा कंपनी का नाम पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कहाँ से आई थी भैया? तो सीधे ब्रिटेन से चल के आई थी। इसे भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाई राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भारतीय जीवन बीमा का? तो बता दीजिएगा 19 जनवरी 1956। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं साथियों, तो एक शेयर तो बनता है। ठीक है, और अब ये अगला प्रश्न का उत्तर आपको ही देना है कि हाल ही में यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बन चुका है? कि भाई पूरे यूरोप को, ठीक है, पूरे यूरोप को हम लोग क्या दे रहे हैं कि सबसे बड़ा रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति हमारा प्यारा भारत कर रहा है। और हाल ही में यूरोप को रिफाइंड की ईंधन आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो हमारा प्यारा भारत बना है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये टॉप ऑफ, ये एकदम स्टार लगा के रखिएगा, याद रखिएगा। हम रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े देश हैं पूरे यूरोप को, किसी एक देश को नहीं। जो अंग्रेज फिरंगी चुरा के ले जाते थे, आज उनको हम खरीद के दे रहे हैं, वो उसको लेकर जा रहे हैं साथियों। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त नहीं किया है साथियों? तो आप बताइए, तृणमूल कांग्रेस का? तो हाँ जी हाँ, राष्ट्रीय राजनीतिक दर्जा इनका, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है। अब ये जो है क्षेत्रीय पार्टी आ गई, मतलब अभी ममता दीदी की पार्टी खाली है, पश्चिम बंगाल में रह गई। एनसीपी, ये साथियों एनसीपी है, ठीक है, एनसीपी मतलब शरद पवार वाली, ये तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली, सीपीआई का जो है इनका राष्ट्रीय दर्जा समाप्त हो गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी से, आम आदमी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी में प्रमोशन मिला है। हमारे देश की जनता ने आम आदमी पार्टी को सराहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। लेकिन एनसीपी, तीन पार्टियों को देखिएगा, एनसीपी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद सीपीआई, इनका दर्जा समाप्त हो चुका है। क्लास कैसी लग रही साथियों? एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथियों इस प्रश्न का उत्तर भी आप देख रहे हैं कि आप हो जाता है कि आपको जो है प्रमोशन दिया गया है, डिमोशन नहीं दिया गया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई आदि का जो है साथियों, ये क्या हुआ है कि इनका जो है डिमोशन हो गया है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी प्रश्न आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा साथियों। आप इतनी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं साथियों, तो आप बिल्कुल एकदम आश्वस्त हो जाएं कि छत्तीसगढ़ की इन सभी भर्तियों की अगर आप तैयारी के लिए इस क्लास को देख रहे हैं तो जरूर देखिएगा एंड तक। आप इस किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं, आप अपने एग्जाम के लिए 5 क्वेश्चन एकदम कंफर्म करके आ रहे हैं, ये हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है साथियों, कि 5 क्वेश्चन आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा। आप इस क्लास को देखिएगा, 5 क्वेश्चन आपको हम मुश्किल से 40 मिनट में कंप्लीट कराएंगे साथियों। ये हमारा उत्तर प्रदेश का चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों अभी तक आप चैनल पर नए हैं और स्मार्ट स्टडी क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किया है, साथियों ये वाली क्लास की हम चर्चा कर रहे थे आपसे, इस क्लास से कम 20 प्रश्न आपको सीजीएसआई में मिल सकते हैं। इसका जो है साथियों पूरी क्लास देखिएगा, हमने इसमें सभी चैप्टर्स को कवर किया है और इन सारी चीज़ों के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं साथियों। एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होता। हमने ये भी बताया था साथियों, वर्तनीय, शुद्धि, रस, छंद, अलंकार, लिंग, वचन, साहित्य, वर्णमाला, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, संधि, समास, सब कुछ वर्तनी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था साथियों। एकदम आपका जो है ये पेपर बिल्कुल निकल ही जाता साथियों। तो उत्तर प्रदेश के अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर कीजिए और एसएससी 77 उत्तर प्रदेश को भी आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर भी बेहतरीन कंटेंट हम आपको उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं साथियों। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप इसी प्रश्नों को देखते चलिए कि प्रश्न की क्वालिटी कितनी है। अगर आप अंत तक ये क्लास को देखते हैं तो निसंदेह आप अपने बहुत सारे एग्जाम जो है एकदम कंफर्म कर पाएंगे। तो इन प्रश्नों को आपको एक बार ओवरव्यू मैं आपको इसे दिखाते हुए चलता हूं कि ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें लिए हैं। तो साथियों इस प्रश्न को जरूर देखिएगा। आइए अब पहुंचते हैं हम लोग पेज नंबर 40 पे, ठीक है, और पेज नंबर 40 पे हम आ चुके हैं। ये पेज नंबर आपने यहाँ पर देखा था कि हाल ही में तृणमूल आयोग ने राजनीतिक दल राष्ट्रीय
जो है आम आदमी का बचा हुआ। अब देखिए सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो साथियों चैनल पे नए हैं तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और अगर उतनी जितनी परीक्षाएं हमने आपको दिखाया उसके लिए सजग हैं और एग्जाम में नंबर चाहिए तो पूरी क्लास को देखिए भाई साहब। और नहीं तो बहुत लोग हमारी क्लास को न देखने के कारण उनको पछतावा हो रहा है, और आपने देखा होता तो भाई साहब आप देखिए कि 180 नंबर तो इसमें आपका बिल्कुल देखिए कि अगर 6 दूनी 12 120 नंबर तो कन्फर्म था, हिंदी में आपको मिलना ही मिलना था। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या रश्मि शुक्ला। कुछ याद आ रही हैं, ये किसकी निदेशक बनी है। प्रवीण सूद साहब जो है सीबीआई के हमारे नए जो है महानिदेशक बने हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने, प्रवीण सूद बने। साथियों समसामयिकी और जो है हमने जो आपको दिखाया है पुरस्कार एकदम टॉप क्लास होगी। साथियों सीबीआई के नए महानिदेशक बने प्रवीण सूद। साथियों सीबीआई की स्थापना कई बार परीक्षा में पूछी गई, कब किया गया है, तो 1 अप्रैल जिस दिन फूल दिवस होता है ना, जो लोगों को फर्जी बोलते हैं, अरे यार तुम्हारा जो वो सामान वहाँ रखा था टूट गया, तो फूल डे पर हुई थी सीबीआई की स्थापना। लेकिन सीबीआई भारत में लोगों को फूल नहीं, बड़े बड़े अपराधियों को फूल बना के गिरफ्तार कर लेती है, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी वहाँ के गवर्नर कौन है, इसको छाप दीजिएगा। और यहीं पे नए संसद भवन का उद्घाटन भी हमारे मोदी जी ने कर दिया है। ये एग्जाम भी आपको एकदम करंट से हम जोड़ते हुए चल रहे हैं, एकदम करंट अफेयर की लाजवाब क्लास है साथियों। हाल ही में आप देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बताइए साथियों कब किया गया था। अब आप देखिए कि नीलमणि फुकन का नाम बहुत हम लोगों ने चर्चा में किया, और इन्हें क्या है 56वां ज्ञानपीठ चूंकि पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो नीलमणि फुकन को हमने याद किया। इनको ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था साथियों 2021 में, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस 2 दक्षिण एशियाई की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है। तो साथियों ये जो दक्षिण एशिया है, आप जानते हैं कि दक्षिण एशिया में पहले कौन कौन आते हैं। आप देखते हैं कि हमारा भारत भी दक्षिण एशिया में है, इधर पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी, ये सब दक्षिण एशिया के देश हैं। तो ये पाकिस्तान और ये इधर जितने आप इनको देखेंगे दक्षिण एशिया में सबसे कमजोर देश किसको कहा गया है साथियों। तो ये रिपोर्ट अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, वो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। किसने जारी किया है साथियों, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। और वर्ल्ड बैंक जो है कि अध्यक्ष कौन है, तो एकदम निर्विरोध चुने गए हैं, जिनका नाम है अजय बंगा। ये भारत के हैं, इन्हें आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। और सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था किसको कहा है, तो भाई इन्होंने कहा पाकिस्तान सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। अब देखिए भाई भारत वाले हैं, हो सकता है इसलिए भी घोषित किए हों, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई न कोई आदमी तो जरूर समझेगा कि भाई ये इन्होंने किया है। अब अजय बंगा यहाँ भारतीय गए तो पाकिस्तान को सबसे कमजोर बता दिए। ये पाकिस्तान अपनी तरफ से दलील देने के लिए कह सकता है, क्योंकि नल्ले लोगों को उल्टा सीधा सोचने के अलावा काम ही क्या है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था पाकिस्तान को कहा है। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, इन्हें आप जो बताइएगा। और इमरान खान की तहरीक, जो इनकी पार्टी है तहरीक ए इंसाफ, इनके साथ भाई जो इंसाफ हो गया, बेचारे जेल की हवा काट रहे हैं। अच्छा खासा कमेंट्री करते, कहीं जाके इतने क्रिकेटर लोग कमेंट्री कर रहे हैं। ये भाई साहब चले गए थे प्रधानमंत्री बनने। तो भाई प्रधानमंत्री बनना, नेता बनना इतना आसान काम नहीं है कि आप इतनी जल्दी नेता बन जाएंगे। और वाकई में भाई साहब नेता जो बहुत पुराने नेता, जिनकी उम्र नेतागिरी करते बीत गई, उनके बारे में सोचिए कि आखिर में कितना दिमाग, कितना बड़ा दिमाग उन नेता लोगों का होगा भाई साहब। 100% ये प्रूफ है। और ये सभी पढ़ने लिखने वाले को सोचना चाहिए कि हम लोग क्या है, अंग्रेजों के ज़माने से जो है पढ़े लिखे लोग। और देखिए कि प्रधानमंत्री की योग्यता आज अरविंद केजरीवाल क्वेश्चन कर रहे थे भाई साहब। अब उस प्रश्न का उत्तर हम बाद में देखेंगे। बताइए हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने भोरक्सा ऐप कहाँ से लॉन्च किया, तो असम में लॉन्च किया। आप जानते हैं कि गज उत्सव यहीं पर हुआ था। हम इसकी चर्चा आपसे बार बार जो है कर चुके हैं कि गज उत्सव में जो है इन्होंने भोरक्सा ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया था असम में। साथियों पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, एक बार स्टार लगाइए दोस्तों और बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिख रहे हैं। चलिए बताइए, अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 सोचिए थोड़ा सा। और अगर आपको भारत लग रहा होगा तो हमें लगता है गलत नहीं है। और इसका जो है आप देखिए कि जो पहला आईसीसी
ठीक है, पहला आईसीसी 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब हमारे प्यारे भारत ने जीता है। कैसे जीता है भाई साहब? तो ये भारत ने जीता है और इसका उप विजेता कौन था? फिरंगी थे। फिरंगी का मतलब इंग्लैंड वाले थे, ठीक है, फिरंगी थे। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। पूछा जाए आपसे कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो बता दीजिएगा कि जो है आईसीसी की स्थापना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये आप यहाँ आईसीसी ऐसे लिखेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है। इसी का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में है, इसे आप याद रखिएगा। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और 1909 में, ठीक है, 1909 में अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन की हमारी क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो इनको देखिए। और आप देखिए कि बंगाल विभाजन का कार्य कैसे हो रहा था। 1909 में जो स्वदेशी आंदोलन, इसके 1907 के आसपास कब हुआ था, इसको आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। महिला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 जो भारत ने इसको जीत लिया है। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है साथियों हमारी सभी परीक्षाओं के लिए। वैश्विक बौद्ध बैठक, इसका आयोजन साथियों 2023 में हमारे प्यारे भारत में किया जाएगा। बौद्ध धर्म, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की शुरुआत हमारे यहाँ से, हमारे देश से हुई। और हमारे गौतम बुद्ध जी को कौन नहीं जानता है साथियों। और बौद्ध धर्म, आप सारनाथ आप कैसे भूल सकते हैं, जहाँ से हमारे मोदी जी क्या हैं, सांसद हैं, और पहला उपदेश उन्होंने अपना सारनाथ में ही दिया था, इसे भी आपको याद रखना है साथियों। तो अब हम बढ़ते हैं, देखिए कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन भारत में हो रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और एग्जाम की दृष्टि से अगर आप क्लास देख रहे हैं तो बिल्कुल इसे नोट करते हुए चलिएगा। आप जितनी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं उसके लिए रामबाण क्लास है, एग्जाम में आएगा, हम इसका स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों में जो है सूची में प्रथम स्थान पर कौन है साथियों, इसको आपको बताना है। तो आप ये जान लीजिए कि प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा भाई साहब? प्रथम स्थान पे कर्नाटक हो जाएगा, जहां पे भी कांग्रेस की सरकार बनी है। और उत्तर प्रदेश इसमें अगर पूछ लिया जाए तो कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसे आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, इसी क्लास में उसका भी उत्तर हम आपको दे रहे हैं, ठीक है साथियों। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों में प्रथम सूची पर कर्नाटक राज्य हो जाता है। हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अपरेश कुमार सिंह जी को आप याद रखिएगा। प्रीतिंकर दिवांकर साहब अभी कहाँ पे जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं, आप हमें बताइएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा प्रयागराज, यहाँ पे ये गए हुए हैं साथियों प्रीतिंकर दिवाकर साहब। अच्छा, प्रीतिंकर दिवाकर साहब का संबंध प्रयागराज है और इनका संबंध छत्तीसगढ़ से क्या है वो भी हमें आप कमेंट करके जरूर छापिएगा, बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ, ठीक है। अपरेश कुमार सिंह, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अपरेश कुमार सिंह को आपको याद करके आगे बढ़ना है। और एक बार अपने दोस्तों में इसको शेयर तो आपको साथियों बनता है, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक भी तो साथियों बनता है। और परीक्षा कोई भी हो, ये क्लास यूनिक क्लास है, 100% ऑल इंडिया एग्जाम में ये क्लास साथियों एकदम पॉपुलर होनी चाहिए। आप इसको पॉपुलर करिए, और ये जो भी एग्जाम देगा वो 5 प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूरा कर पाएगा। इस आप किसी भी परीक्षा में जाइएगा और ये आपको रिकॉर्ड मिलेगा। तो 32वें ब्याज सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है साथियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बता रहे हैं कि 32वां ब्याज सम्मान का जो है लेखक कौन है? डॉक्टर ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, और इनका एक उपन्यास है पागलखाना, जिसके लिए इनको 32वां ब्याज सम्मान प्रदान किया गया है। अच्छा, ये भी सम्मान ये जान लीजिए के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से ही दिया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है साथियों। और आप जो है 32वां ब्याज सम्मान कब दिया गया? साल 2022 में दिया गया, ठीक है, साल 2022 में दिया गया। उपन्यास का नाम है पागलखाना, ठीक है, क्या नाम है? पागलखाना। पागलखाना याद रखना। पागलखाने में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने जो है इसको पागलखाना नामक उपन्यास लिखा है, और जिसके लिए 32वें सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? जब अब इस प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा जाएगा तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 32वें सम्मान से सम्मानित इनको किया गया है साल 2022 में। ये एग्जाम में नहीं, कोई आपसे सोते में भी पूछ लेगा तो 2022 में 32वां
जुड़ा हुआ है, 32 से 22 जोड़ो, और 22 में डॉक्टर ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने। अब तो आपको ये पागल खाना भी याद हो गया होगा ना कि पागल खाना क्या है, एक उपन्यास है, इसी पागल खाना उपन्यास के लिए इनको दिया गया है 32वां व्यास सम्मान। ये याद होंगे साथियों, आप क्लास को इसे ध्यान से देखते चलिए। 32वां व्यास सम्मान, अच्छा व्यास सम्मान दिया किसके द्वारा जाता है, तो ये भी सम्मान जो है के बिड़ला, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, बिड़ला फाउंडेशन को आपको याद रखना है व्यास सम्मान से। ठीक है, देखिए 31वां व्यास सम्मान पूछ लिया जाए, अभी आपने 32वां देखा, तो ये महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को दिया गया था। यह सम्मान भी जो है बिड़ला मतलब के फाउंडेशन मतलब बिड़ला 2021 में असगर वजाहत को मिला है, उनके नाटक का नाम है महाबली नाटक। और 2022 में आपने देखा कि डॉक्टर ज्ञान प्रकाश को नाम क्या था, पागल खाना नाम था, इसे याद आपको हो जाना चाहिए। अब ये 31वां 32वां सम्मान महा अली और असगर वजाहत को नहीं भूल सकते आप। हाल ही में मिर्चा को जीआई टैग मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला प्रश्न हो जाता है। तो ये मिर्चा चावल कहाँ का हो जाता है, इसका संबंध किस राज्य से है, बिहार से है। बिहार की मधुबनी को जीआई टैग मिला है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार का मधुबनी। और उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाता है, तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में धमतरी के किस चावल को जो है साथियों जीआई टैग मिला है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में किसको जीआई टैग मिला है, और मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो आप सुंद राजा आम को याद रखना, ये कई एग्जाम में पूछा जा रहा है और आप ये प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देखिए कि बिहार है तो मिर्चा चावल कहाँ का हो जाता है साथियों, ये मिर्चा चावल का नाम है और बिहार का हो जाता है। और छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं तो धमतरी के चावल को जीआई टैग मिला है, ये पहला नहीं ये दूसरा है। इससे पहले हमारे जसपुर एरिया में एक चावल को जीआई टैग मिल चुका है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। और मध्य प्रदेश के सुंदराजा आम को भी आप नहीं भूलिएगा। हाल ही में भारत ने तुर्की को राहत सामग्री भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपा है, फिर से छपेगा, आपकी परीक्षा में छप रहा है साथियों। ठीक है, आप किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं इसको एकदम ध्यान गांठ बात के देखिए। भारत ने तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ठीक है साथियों, ऑपरेशन देवी शक्ति किसके लिए चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया था, ये कमेंट बॉक्स में इसको आपको छापना है और ये आपको छापना ही छापना होगा साथियों। ठीक है, कि ये थोड़ा सा वर्क तो आप करिए, दिमाग आप चलाइए, खाली यूट्यूब के भरोसे इतना ज़्यादा भी नहीं रहिए, इससे आपको याद हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो ऑपरेशन दोस्त तो तुर्की के लिए चलाया गया था, लेकिन ऑपरेशन गंगा जो है किसके लिए चलाया गया था और यूक्रेन से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, इसको हमें जरूर आप बताइएगा। ठीक है साथियों, अगला देखिए, प्रोजेक्ट हाथी के 30 साल पूरे होने पर गज उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गज उत्सव कहाँ भी किया गया, असम राज्य में किया गया। प्रोजेक्ट हाथी के 30 साल पूर्ण होने पर आप जानते हैं छत्तीसगढ़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो 50वीं कांग्रेस का जो है बैठक हुई थी, यही छत्तीसगढ़ में हुई थी। छत्तीसगढ़ में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है नरवा गरवा घुरुआ बारी और छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। इसकी मूल योजना का क्या नाम है, ये आपको याद होना चाहिए। ये जो है दोस्तों हम आपको आज ये जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट समसामयिकी और पुरस्कार पढ़ा रहे हैं, इसलिए अभी आप इसको याद रखिए। और छत्तीसगढ़ की क्लासेस भी आप हमें जरूर देखकर उसमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमने इसको देखा। और हमारे एग्जाम में सुषमा पटेल, अब ये सुषमा पटेल हमने छोटा सा इसलिए लिखा है साथियों कि ये नेत्रहीन है। ठीक है, इसलिए हमने आपको दिखाने के लिए बड़ा बड़ा लिखा है। बाकी इनके लिए आप जानते हैं कि कौन सी ब्रेल लिपि, ठीक है, कि जो भाई ब्रेल लिपि से नेत्रहीनों को देखा जा सकता है। तो भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है, तो ये सुषमा पटेल जो है, ये सुषमा पटेल हमारी नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान होंगी। सुषमा पटेल को याद रखिएगा। ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में हमें छाप दीजिए। एडीआर रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों कि एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री भाई साहब हमारे ये जगमोहन रेड्डी साहब हो जाते हैं। जगमोहन रेड्डी ये कहाँ के रहने वाले हैं भैया, तो आंध्र प्रदेश के सीएम साहब हैं और ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी राज्यों में। भूपेश बघेल साहब बहुत अमीर मुख्यमंत्री नहीं साहब, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता, ये भी हमारे एक लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है साथियों, जरूर इसको देख
देख के बताइए। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? नंदिनी गुप्ता है, ठीक है। और 2022 का आप कमेंट करिएगा। थोड़ा सा वर्क तो आपको करना चाहिए साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए। ये जो है आपको छापना है, थोड़ा सा वर्क तो आपको करना होगा कि फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता कौन है। तो 22 की विजेता आप कमेंट में छापेंगे और 2023 की आप जान लीजिए नंदिनी गुप्ता। इतना वर्क तो करना पड़ेगा साथियों। और एक चीज़ जान लीजिए कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, ठीक है। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो थोड़ा सा इतिहास बदलने की अगर रुचि है साथियों, तो तभी तो आप इस हमारी लाइनों को सुन रहे हैं। अगर आपको बदलने की रुचि नहीं होती तो आप इन लाइनों को देख और सुन नहीं पाते साथियों। तो एग्ज़ाम के लिए अवेयर हो जाइए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो साथियों कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो चलिए इतिहास बदलिए और अगला प्रश्न देखिए। भौगोलिक संकेतक प्राप्त कम्बा मंगूर का संबंध किस राज्य से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया भारत की जो किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि आप जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है कई बार जो है पीएससी के एग्ज़ाम में, हमारे आप सीजी व्यापम की परीक्षाओं में ये जो है ये प्रश्न है, प्रश्न का टाइप ही ऐसा है। जीआई टैग से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाएगा, परीक्षा कोई भी हो साथियों। आप जानते हैं पहला जीआई टैग किसे मिला? तो साल 2004 में मिला। किसको मिला? तो आप पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग वाली चाय है उसे जो है पहली बार जीआई टैग मिला था साल 2004 में। तो संकेतक जो है भौगोलिक संकेतक कम्बम कहाँ का है? तो ये कम्बम तमिलनाडु का है। इन चीज़ों को आपको याद करते हुए चलना है। कम्बम कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है भैया? तो एम.के. स्टालिन है। एम.के. स्टालिन को आपको याद रखना है। इन्होंने सभी हाथी पार्कों को जो है 1-1 लाख रुपए इन्होंने नगद पुरस्कार दिया था। चूंकि एलिफेंट विस्पर्स में जो आपको बोमन और बिल्ली दिखते हैं ना हाथियों के, जिसकी पुनीत मूंगा डायरेक्टर है, इसको द एलिफेंट विस्पर में सॉल्ट जो है मूवी में इसको जो अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड इसे प्राप्त हुआ है। आगे बढ़े साथियों, कम्बा मंगूर कहाँ का? तमिलनाडु का है। साथियों हाल ही में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन साथियों, और ये हमारे प्यारे भारत के हैं और इन्होंने अभी ये जो दुनिया के नंबर 1 जो है क्या बन गए हैं? जेवलिन थ्रोअर। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है साथियों, ठीक है। और भाला फेंक पे आप जानते हैं कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति वैसे ही जो है सजग रहना चाहिए कि जैसे आपको क्लास में हमने पिछली क्लास में बताया था कि 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और एते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। तो यही भाला फेंकने वाले हैं भाई साहब, ये भी वैसी भाला फेंकते हैं। क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जोश जुनून कम मत कीजिए। सफलता असफलता में बहुत माइनर डिफरेंस होता है साथियों, तो उस माइनर डिफरेंस को हमें पूरा करना है। और अगली बार जो है आप देखेंगे कि साक्षी मलिक का जब संबंध आपसे पूछा जाएगा तो साक्षी मलिक को आप नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि साक्षी मलिक का संबंध किससे है? हॉकी, कुश्ती, टेनिस, मुक्केबाजी क्या है साथियों? तो अब आप इसको जान लीजिए कि जो साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। अब कुश्ती लड़ना भाई, अगर साक्षी मलिक का नाम आता है, बहुत हैं ऐसे, बहुत कुश्ती वाले हैं, ठीक है। हम आईएमपी फैक्ट बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न ये बन रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कुश्ती आपको याद रखना है साथियों। एक बार चैनल को लाइक तो जो है भाई बनता है और वीडियो को शेयर एक बार अपने दोस्तों में अच्छे से कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा इसकी आपको अगर वो चाहिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप लिखिए SSC 77 कहाँ पे लिखेंगे? टेलीग्राम में लिखेंगे, ठीक है, टेलीग्राम में लिखेंगे। अच्छा यूट्यूब पर भी लिख देंगे SSC 77 तो आपको ये सीधे चैनल हमारा खुल जाएगा और वहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं और आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो डीडी न्यूज के लिए इस प्रश्न का आपको बताना है कि डीडी न्यूज का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रिया कुमार, सलिजा धामी, निधि छब्बर या शिवशंकरी? तो साथियों प्रिया कुमार हमें ऑप्शन में आपको बिल्कुल मिलेंगे कि प्रिया कुमार जो है जिन्हें डीडी न्यूज का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है साथियों। अब एग्जाम में आता है कि डीडी न्यूज की स्थापना कब हुई, ठीक है साथियों। डीडी न्यूज की स्थापना कब हुई ये एग्जाम में जब आएगा तो बताइएगा। 3 नवंबर साल 2003 को डीडी न्यूज की स्थापना हुई थी साथियों। यह भारत का एकमात्र ऐसा जो है चैनल है जो स्थलीय टीवी है। ये साथियों कॉपी पेस्ट की प्रॉब्लम है। स्थलीय टीवी चैनल है, ये 24 आवर है। डीडी न्यूज का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो न्यू दिल्ली में हो जाता है साथियों। रणजी ट्रॉफी 2023 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि रणजी ट्रॉफी 2023 कौन सा संस्करण था। तो इसीलिए हमने आपकी परीक्षा में जो कुछ भी चीज़ें छूटने न पाए तो 88वां संस्करण साल
2023 में खेला गया जो रणजी ट्रॉफी है, इसकी विजेता कौन है साथियों? तो इसकी विजेता कौन हो जाएगी? सौराष्ट्र गुजरात हो जाएगी। ये आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। छपने वाले प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए साथियों, एकदम बोरिंग नहीं, एकदम मस्ती के साथ आप इसको देखिए। और अगर अपनी परीक्षा के प्रति सजग हैं तो एकदम तैयार हो जाइए और एक बार मेरे साथ कहिए कि अपने जो है दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अच्छा, आग सीने में कई प्रकार से लगती है भाई साहब। बहुत लोग को तो अपने पड़ोसी को देख के आग लगती है, वो सिलेक्ट हो गया और हम सिलेक्ट नहीं हो पाए साथियों। तो रणजी ट्रॉफी 2023 में 28वां संस्करण के विजेता सौराष्ट्र गुजरात है, इन्हें याद रखिएगा। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कहाँ स्थित है? अब ये लीजिए साथियों, 2 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ कि सबसे पहले जान लीजिए कि भारत का सबसे लंबा जो समुद्री पुल है वो कहाँ पर है? तो समुद्री पुल का नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। अब मुंबई आपने देखा ही तो यहाँ पे महाराष्ट्र ही तो आएगा, ठीक है। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर आप जानते ही हैं, और एकनाथ शिंदे जो है वो जो उनको छोड़ के जो है उनको तलाक दे के चले आए कि इनको ठाकरे जी को। तो ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में जो है साथियों, यहाँ देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, इन्हें भी आपको याद रखना है साथियों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ है? समुद्री जो है पुल जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, भी इसका नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर महाराष्ट्र में स्थित है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है। आगे देखिए, OIL इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम है जिसे एक नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। यह भारत की किस क्रम की राष्ट्रीय तेल गैस जो है कंपनी है? ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। OIL आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नवरत्न कंपनियों का कॉन्सेप्ट चलता है। उसके बाद आप देखते हैं महारत्न कंपनियां देखते हैं, ठीक है। तो महारत्न कंपनियां देखते हैं, नवरत्न, महारत्न। अब इनकी कंपनियों की संख्या भी आपको याद करना चाहिए कि कहाँ पे 11 नवरत्न कंपनियां हैं, 11 महारत्न कंपनियां हैं। ये आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें छापकर बताएंगे। और इस प्रश्न का उत्तर जान लीजिए कि राष्ट्रीय तेल एवं गैस कंपनी ये जो है हमारी OIL, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जो है साथियों दूसरे क्रम की है, ठीक है। यह भारत के दूसरे क्रम की राष्ट्रीय तेल गैस कंपनी है जिसे OIL आप कह रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े साथियों। भारत में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं। अब इनको आप देखते हुए चलिए कि भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 11 है। इनके नाम आप दो कम से कम 2-4 के नाम तो कमेंट में आपको छापना चाहिए, ठीक है साथियों। और नवरत्न कंपनियां कितनी है? 13 नवरत्न कंपनियां, ठीक है। भारत में कुल महारत्न तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिख दिया महारत्न कंपनियां 11 हो गई। और जब नवरत्न पूछेंगे तो नवरत्न कितने हो जाएंगे साथियों? तो 13 हो जाएंगे। लेकिन अकबर के दरबार में जो है और बीरबल ये जो नवरत्न हुआ करते थे, ये कॉन्सेप्ट भारत में क्या और पहले कभी था? तो इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताइएगा साथियों। भारत है भी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी एक आपकी कंपनी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। साल 1964 भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते इसका मुख्यालय 1964 में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इनका कहाँ पे है? तो आपने देखा कि जो है नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो साल 1952 हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में हो जाएगा। हम ये महारत्न कंपनियों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं साथियों। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उनकी 1952 में आपने देखा साथियों। OIL आपने देखा, इस प्रश्न का उत्तर आपने देखा ही। अब ये अगला प्रश्न आप बताइए कि हाल ही में साथियों, हाल ही में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में बोला अहमद टिनूब को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? ये कहाँ के हैं? तो क्या ये नाइजीरिया के हैं? क्या ये घाना के हैं? क्या बुर्किना फासो से हैं? क्या ये चाड़ के हैं? तो साथियों पश्चिम अफ्रीकी देश हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं कि जो पश्चिम अफ्रीकी देश हैं, यहाँ के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जिनका नाम है बोला अहमद टिनूब। और ये कहाँ के हैं भैया? तो ये हमारे नाइजीरिया के हो जाते हैं, ठीक है साथियों। ये आपको यहाँ पे नाइजीरिया दिख रहा है। अगर आप साथियों से मैप में भी देखेंगे ना, तो मैप में भी आपको ये नाइजीरिया, ये उसके बाद एक घाना, बुर्किना फासो, ये चाड़, सब इसके बॉर्डर से लगे हुए देश, चारों देश का नाम हमने उसको लिया है। और यहाँ पे जो निर्वाचित हुए हैं साथियों, तो आप जान लीजिए कि यहाँ के जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा बोला अहमद टिनूब। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये पश्चिम अफ्रीकी छोटे छोटे देशों की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं साथियों। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा किस पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया की पहली बार यात्रा की गई साथियों? तो आप देखिए कि
हमारे किस रक्षा मंत्री ने, ये जो भारतीय रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह के साथियों, ये पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया की इन्होंने यात्रा की, जहाँ पे वो बोला टिनुब साहब अभी यहाँ पे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी आपको उसमें पूरी तरह से सही है। अब ये देखिए, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और ये छपने वाला है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है साथियों? तो ये आप जानते हैं कि यायात्सो झील को घोषित किया गया है। आपसे पूछा जाए चिल्का झील कहाँ है भैया, तो चिल्का झील का जो ऑप्शन में लिखिए उड़ीसा में है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर, याद है कि नहीं याद है? और रेणुका झील कहाँ पे है भैया, तो लिख दीजिएगा हिमाचल प्रदेश में है रेणुका झील। तो लद्दाख का पहला जैव विविधता दिवस विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये साथियों यहाँ का है यायोत्सो झील, ये जो है हमारी लद्दाख की है, इसे जो है लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। चिल्का झील उड़ीसा में है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न अब आप देखने के लिए तैयार है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि ये प्रश्न का उत्तर आपने देखा ही, हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 36वां सूरजकुंड शिल्प मेला ये बिहार में, उत्तराखंड, हरियाणा, उड़ीसा में साथियों। तो आप जानते हैं कि सूरजकुंड मेला के लिए जो हमारा हरियाणा है भाई साहब, ये बहुत फेमस है क्या? तो ये आप यहाँ हरियाणा ऑप्शन सी में दिख भी रहा है। अब आइए आंसर में आपको चेक करके बताते हैं कि ये हरियाणा सही है कि नहीं सही है। और हरियाणा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मजदूरी नरेगा में सर्वाधिक मजदूरी कौन सा राज्य प्रदान करता है? तो याद रखिएगा ये हरियाणा हो जाएगा, सर्वाधिक मजदूरी नरेगा जो है प्रदान करता है हरियाणा राज्य। तो 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन हरियाणा में हो रहा है, ये आपको याद रखना है मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में। यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है तो बता दीजिएगा, नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी आपको कौन हो जाएंगे? तो पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है पटनायक जी, आपको याद है क्या? तो इन्हें आपको याद करके हमें राज्यपाल सहित लिख के जरूर बताइएगा। हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री शीर्ष पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकारें सब्सिडी भी दे रही हैं। क्योंकि भारत के 5, एक आप जानते हैं पंचामृत योजना भी है, ठीक है, एक पंचामृत योजना भी है। पंचामृत योजना में भारत के 5 टारगेट की बात की गई है, ठीक है। 5 टारगेट कौन कौन से हैं भाई? हम आपको नेट कार्बन वाला टारगेट बताएंगे, ठीक है, हम टीबी उन्मूलन कब तक करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर शीर्ष पर कौन है साथियों? तो ये ऑप्शन में आपका दिख जाएगा कौन सा, महाराष्ट्र है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है। इसे आपको याद रखना है, फेम योजना के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए साथियों। एक बार चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और बिल्कुल ये क्लास अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं साथियों, तो आप अपनी परीक्षा के लिए बेहद ही सजग हैं। और आप हमारा SSC 77 उत्तर प्रदेश वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों। टेलीग्राम पे आपको SSC 77 खाली लिखिएगा तो आपको PDF भी ये आपको सेम टू सेम मिल जाएगा साथियों। और इतनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट की क्लासेस आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, और हमारे चैनल की क्लासेस सीधे एग्जाम में सेम टू सेम आपसे पूछी जा रही हैं और फिर अगला एग्जाम भी पूछा जाएगा। इस क्लास को नहीं देखोगे तो भाई साहब अब हम नहीं कहेंगे कि आप पछताओगे। आप बताइए कि हाल ही में नासा की पहली महिला साइंस चीफ कौन बनी है भाई? निकोला फॉक्स। के पार्वती है, काली जकालू, कमला हैरिस, तो निकोला फॉक्स बनी है। मेघालय वाले चुनाव में, कहाँ वाले चुनाव में है भाई? पहली महिला विधायक, पहली बार वहाँ पे महिला विधायक चुनी गई हैं तो हेक्कानी जखालू। अगर आपको याद है तो भाई साहब बताइए, और ऑप्शन सेकंड को भी हमें टाइप करके बताइएगा। हाल ही में नासा की पहली महिला साइंस चीफ कौन बनी है? निकोला फॉक्स। ये आपको याद रखना चाहिए। नासा, अब ये देखिए कि जब ये वहाँ साइंस चीफ बनी है तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसी को कहते हैं साथियों, नासा। इसी का हेडक्वार्टर बार बार परीक्षा में आता है जो वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। ये नासा है, बार बार एग्जाम में आता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एग्जाम में आता है। इसको तो अब की बार भूलने की कोशिश नहीं करना है। अब की बार भूल गया ना भाई तू, तो बताता हूँ मैं तुम्हारी खोपड़ी में ना हम इसको छेदे कर देंगे कि अगर नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC भूले बेटा, तो जॉर्ज वाशिंगटन को भी आपको भूल जाना चाहिए था कि जॉर्ज वाशिंगटन ने
ने जो है अमेरिका की आज़ादी में कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। और विश्व इतिहास का ये क्वेश्चन आप हम पूरी क्लास अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर जरूर देखिए। फ्रांस का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, सब कुछ हमने आपको पढ़ाया साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नासा का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी का मतलब हो जाता है कि जहाँ के राष्ट्रपति कौन है भैया, तो जो बाइडेन है, जो भारत को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए भाई साहब, आप सही से लोकतंत्र के नेता हैं। तो जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कमला हैरिस है। ठीक है, इन्हें भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है स्थायी हमारी जो प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज जी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब ये प्रश्न का उत्तर आपने तो देखा ही है कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर कितना कर दिया है, 6.25, 6.50, 6.720। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्त, ये इसको इम्पोर्टेंट लगाइए, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। और अभी आरबीआई रेपो रेट, आप जानते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट भाई, जैसे आप जानते हैं आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ये जो बैंक हैं साथियों, इनके पास कम पैसा होता है। अब ये बैंकें क्या करती हैं, ये बैंकें अपना पैसा क्या करती हैं, उधार सब यहाँ जनता में बांट देती हैं। अब जनता में जब बैंकें पैसा बांट देती हैं, इनके पास पैसा नहीं रहता है, तो ये जो है आरबीआई से क्या करते हैं, ये बोलते हैं भैया हमको पैसा दे दो। तो बोले ब्याज लगेगा, बोलते हैं कितना ब्याज लगेगा, तो बोले 6.50% लगेगा। यही तो है यार रेपो रेट, और क्या इसमें कंप्यूटर साइंस थोड़ी ना है भाई साहब। हमें लगता है कि अब आप इसको समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? रेपो रेट क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे एक छोटी सी बैंक बना लीजिएगा और ये बैंक जो है अपना पैसा रामू श्यामू घनश्यामू में बांट दिया। अब इसके पास पैसा हो गया खत्म, पैसा हो गया खत्म, तो ये आरबीआई बैठा है भाई। आरबीआई ने कहा कि हम जो पैसा चाहिए, तो आरबीआई से बैंक ने कहा पैसा चाहिए, तो ठीक है पैसा ले लो। तो लेकिन क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और उसी ब्याज को ब्याज ना कह के क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। और अब की बार रेपो रेट इन्होंने 6.50 रखा है। अब आप समझते हैं कि बैंकें जिस दर पर पैसा उधार लेती हैं आरबीआई से, उसी को तो रेपो रेट कहते हैं। ये अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हाल ही में आरबीआई ने कितना किया है, तो 6.50 आप याद रखिएगा, 6.5% आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, आरबीआई में एसबीआई के महानिदेशक कौन बनी है भाई साहब, तो ये एसबीआई नहीं है, पढ़ने में मिस्टेक हो सकता है। आप तो एक बार कमेंट कर सकते हैं कि एसएसबी लिखा हुआ है श्रीमान जी। एसएसबी की महानिदेशक नियुक्ति किसकी की गई है भैया, तो हमारी शुक्ला मैडम जो है, रश्मि शुक्ला जी। ठीक है, रश्मि शुक्ला जी हैं। कौन है आप हमें कमेंट करके बताइए। तो ये रश्मि शुक्ला जी हैं, एसएसबी। ठीक है, एसएसबी में ये नियुक्त हुई हैं, इन्हें आपको याद रखना है, रश्मि शुक्ला। भारत में स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो यूएन में हमारे जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो रुचिरा कंबोज हैं। ठीक है साथियों, तो ये सीमा सुरक्षा बल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हो जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एसएसबी की स्थापना साल पूछ लिया जाता है, तो इसका मुख्यालय जानते हैं कि न्यू दिल्ली में है। अरविंद केजरीवाल मफरल वादे बाबा राष्ट्रीय नेता हमारे, और 20 दिसंबर 1963 को एसएसबी की स्थापना हुई है। सीमा सुरक्षा बल के नाम से आप इसे जानते हैं। 1963 में इसकी स्थापना की गई है। मार्कोनी पुरस्कार 3 बार एग्जाम में पूछ चुका है। 2023 किसको मिला, सज्जन जिंदल को, हरिबाल कृष्णन को, रुचिरा कंबोज को, शक्तिकांत दास को। तो आप जानते हैं कि गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है, तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार साल 2023 ये शक्तिकांत दास को मिला है। ठीक है, तो ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हो गए। इनका तो झंझट खत्म कर दीजिए, माइक्रोनी पुरस्कार इनको तो नहीं मिला है। अब हरिबाल कृष्णन को मिला है। अब रुचिरा कंबोज को आप जानते हैं साथियों, एलिमिनेटिंग सिस्टम से भी आंसर दे सकते हैं कि ये स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएन में। ठीक है, अब बचे संजन दिंजल और हरिबाल कृष्णन, इन दोनों में से कौन सही है, ये उत्तर आपको बताना है। तो सज्जन जिंदल पे हम जाएं कि हरिबाल कृष्णन पे जाएं, आइए चलिए प्रश्न का उत्तर आप देखिएगा। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास को याद रखना है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो आइए उत्तर देखते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर है हरिबाल कृष्णन जो है, माइक्रोनी पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और याद करने की टेक्निक पसंद आ रही हो तब ये आपको याद हो गया होगा श्रीमान जी। ठीक है, लेकिन शक्तिकांत दास को बेस्ट गवर्नर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। बेस्ट बैंक पूछा जाएगा जो है 2023 की, तो हमारी यूक्रेन वाली बैंक हो जाएगी, यूक्रेन की बैंक। ठीक है भाई साहब, यूक्रेन की जो बैंक, अभी आपने इसको तो देखा, तो यूक्रेन की जो बैंक जो सर्वश्रेष्ठ बैंक का और सर्वश्रेष्ठ गवर्नर का पुरस्कार शक्तिकांत दास को प्रदान किया गया है। अगला
अगला प्रश्न देखिए इसमें कि मार्कोनी पुरस्कार का क्षेत्र कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो मार्कोनी आपको लगता ही है कि सूचना प्रौद्योगिकी रेडियो से ही आपको लग जाना चाहिए। $1,00,000 इसमें मार्कोनी पुरस्कार में राशि प्रदान की जाएगी साथियों से, याद रखिएगा। पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। पराक्रम दिवस जो है साथियों, ये आपको जो है पूछा जा रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में कहाँ स्थित है? इसे आप कमेंट करके बताइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? और बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है? इस प्रश्न का भी उत्तर आपको छाप के बताना है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन ये हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हो साथियों, तो इन क्लासेस को जरूर देख के जाइएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और साथियों नहीं देखने पर होगा क्या कि आप एग्जाम के बाद आएंगे तो पछताएंगे। इसलिए इतनी भर्तियों की अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो इनके अलावा, ये तो हमारे खाली छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, इसके बाहर की भी सभी राज्य और सभी राज्यों की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।